नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स। और कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था महान नेताओं के जीवन और उनकी शिक्षाओं से सीख। कल हमने पार्ट 1 में अंबेडकर जी को देख लिया था, गांधी जी को देख लिया था, नेहरू को देख लिया था एंड राजा राम मोहन राय को देख लिया था। और आज हम शुरू करते हैं इसी सीरीज को, पार्ट 2 जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, आगे नेताओं को करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं ज्योतिबा फुले से। ज्योतिबा फुले आज शुरुआत हो रही ज्योतिबा फुले से। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक के तौर पर हमें पढ़ना है आधुनिक भारतीय इतिहास में, और ज्योतिबा फुले समाज सुधारक ही हैं। ऐसे समझिए, इतिहास में अलग अलग लोगों का अलग अलग महत्व है। कुछ लोग समाज सुधारक के रूप में रहे होंगे, कुछ लोग क्रांतिकारी के रूप में रहते हैं, वहीं कुछ लोग अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में आप उनको फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं तो अपनी क्लास पर वापस आ जाते हैं। इनकी भूमिका समाज सुधारक के तौर पर अधिक है। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए, पहले उनको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने जो काम किया, इन्होंने दलित उत्थान पर काफी काम किया। तो इनका पहला कार्य हम लिख लेते हैं, दलित उत्थान पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने दलित उत्थान पर बल दिया, उत्थान पर बल दिया। इन्होंने प्रयास किया, या इनका जो संकल्पना रही कि समता, समाज को समता मूलक बनाया जाए, यानी कि समता मूलक समाज की बात की। समता मूलक समाज पर बल दिया, समता मूलक समाज पर इन्होंने बल दिया। इसके अलावा और इन्होंने क्या कार्य किया? इन्होंने कार्य किया महिला शिक्षा पर। महिला शिक्षा पर इन्होंने कार्य किया, महिला शिक्षा पर काम किया। और क्या किया? अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य इन्होंने इस विषय को भी उठाया और इस पर भी काफी कार्य किया। यानी कि कार्य करने का मतलब होता है, यहां पर लिख लीजिए, प्रबल विरोध। किसका विरोध? प्रबल विरोध, अस्पृश्यता का प्रबल विरोध। या जो हमने पहले लिखा था, अस्पृश्यता उन्मूलन पर कार्य किया। दोनों ही शब्द आप लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप लिखिए। ठीक है, तो अब आगे अछूतों के लिए रात्रि पाठशाला इन्होंने चलाई। अछूतों के लिए रात्रि पाठशाला चलाई। ठीक, इन्होंने अछूतों के लिए रात्रि पाठशाला चलाई, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा पर काफी बल दिया है। ठीक है, समता मूलक समाज की स्थापना पर इन्होंने बल दिया, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और स्त्री पुरुष समानता की बात। तो उन्होंने क्या किया? सत्य शोधक समाज की स्थापना की और स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया। यानी इसके अलावा क्या किया? स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया है। इनके कार्य ही समानता पर बल दिया। इन्होंने क्या क्या कार्य किए? दलित उत्थान पर बल दिया, समता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया, महिला शिक्षा पर बल दिया,
स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया, सत्य शोधक समाज की स्थापना की इन्होंने, अछूतों के लिए रात्रि पाठशाला चलाई, अस्पृश्यता का प्रबल विरोध किया इन्होंने। और भी इसके अलावा आप देखिए तो सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, बहु विवाह का विरोध किया, तो ये भी लिख लीजिए इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। वहीं पर इन्होंने बहु विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात की, यानी विधवा उत्थान की बात की। क्या बात की? विधवा पुनर्विवाह की बात, विधवा पुनर्विवाह की इन्होंने बात की। रूढ़िवाद, अंधविश्वास आदि का तो विरोध ये करेंगे। आप जब देखिए जितनी ये टेंडेंसीज आपको लिखी, ये टेंडेंसी देखो, आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा, सामंती व्यवस्था। ये सभी प्रवृत्तियां सामंती व्यवस्था की देन है, समझ रहे हैं आप? ये जितनी आप देखिए इनमें जिनका भी इन्होंने विरोध किया, वो सभी इस व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। यानी कि इन्होंने रूढ़ियों का, पुरानी अंधविश्वास का, पुरानी और मतलब रूढ़ियां, अंधविश्वास, अवैज्ञानिक चीजें, धोखा, इन सबको विरोध किया इन्होंने ज्योतिबा फुले जी ने। तो इतना ज्योतिबा फुले के लिए कंटेंट काफी है। ज्योतिबा फुले पर क्वेश्चन बनता है, आप देखिए पीवाईक्यू आप देखते रहिए, ठीक है। बाकी जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तब तो आपको मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो इतना कंटेंट ज्योतिबा फुले के लिए काफी है। अब हम दूसरे थिंकर पर शिफ्ट होते हैं, दूसरे जो महान व्यक्तित्व हैं उन पर शिफ्ट होते हैं। दूसरे हम रख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी। याद रखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वामी विवेकानंद। मैं एक शब्द बोल देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये ना समझिएगा सिलेबस का बाकी हिस्सा महत्वपूर्ण नहीं है। स्वामी विवेकानंद, मैंने क्या कहा था अभी आपको? मैंने एक शब्द भी बोला था, महत्वपूर्ण। याद रखिएगा, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं ये अनसर्टेन होते हैं, तो यहाँ पर हर चीज महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज मैंने बोल दी वो महत्वपूर्ण होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, महत्वपूर्ण अगर बोल रहा हूँ मतलब इस पर प्रीवियस सीजन में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ। यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक। सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो होता है वो अनसर्टेन होते हैं एग्जाम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए जो जॉब आप करने वाले हैं उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि अब आप कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए अनसर्टेन एग्जाम पैटर्न आपको रखा गया है। आप मतलब ये समझिए, आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो इस तरीके से डेवलप हो जाना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में आप वर्क कर सकते हैं। अपने जो एजुकेशन एबिलिटी उसको बिल्कुल भी खोएंगे नहीं, हर सिचुएशन में आप कार्य करना चाहिए। इसी तरीके का ये डिजाइन किया गया एग्जाम को। तो चलिए स्वामी विवेकानंद पर शुरू करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कार्य किया है? देखिए, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत में तो हम पढ़ेंगे ही, परंतु हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर नैतिकता के पक्ष हम ज्यादा देखेंगे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का क्या है? उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान की बात की है, इन्होंने आध्यात्मिक उत्थान की बात कही। इनके अनुसार आध्यात्मिक उत्थान की इन्होंने बात कही। भौतिकता की कभी विरोध नहीं किया इन्होंने, भौतिकता का कभी विरोध नहीं किया। भौतिकता का
कभी विरोध नहीं किया। इन्होंने भौतिकता का कभी विरोध नहीं किया। पुनर्जागरण की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। क्या कार्य किया? पुनर्जागरण की आवश्यकता, पुनर्जागरण की आवश्यकता पर बल दिया। पुनर्जागरण की आवश्यकता पर बल दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता पर तो बल देंगे ही, क्योंकि ये उस फेज में है जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी जन्म लेना शुरू हो चुके थे, या कहें अंग्रेजों का विरोध होना धीरे धीरे करके शुरू हो चुका था। तो इन्होंने क्या? स्वतंत्रता पर बल दिया। स्वतंत्रता पर बल दिया। स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया। ठीक है। उसके अलावा शिक्षा पर अत्यधिक जोर देते हैं ये। शिक्षा पर अत्यधिक जोर देते हैं। इन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। ठीक है। इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कार्य करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि शिक्षित मनुष्य समाज के लिए सबसे अच्छा, ऐसे समझिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि शिक्षित मनुष्य समाज की संपत्ति है। इन्होंने इस तरीके से शिक्षा के महत्व को दर्शाया है। ठीक। महिला शिक्षा को आवश्यक माना। तो लिखिए अगला पॉइंट, महिला शिक्षा को आवश्यक माना। महिला शिक्षा को आवश्यक माना। समता मूलक समाज की संकल्पना। इन्होंने समता मूलक समाज की संकल्पना पर विचार किया। ठीक। इन्होंने समतामूलक समाज की संकल्पना, धर्म की आधुनिक समझ विकसित करने का प्रयास किया। धर्म की आधुनिक समझ को विकसित करने का प्रयास किया। धर्म की आधुनिक समझ को विकसित करने का प्रयास किया। ठीक। ये रहा आपका इन पर हुए। उनके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो इन्होंने की ही है। तो यहां पर लिख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की है। ये चीजें इन्होंने की हैं। और उनकी देख लेते हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। पूर्व और पश्चिम के दर्शन को समन्वित करने का प्रयास किया। पूर्व और पश्चिम के दर्शन को समन्वित करने का प्रयास किया।
पूर्व और पश्चिम के दर्शन को समन्वित करने का प्रयास किया। पूर्व क्या है? पूर्व में भारतीयता आ जाती है, ठीक। एशिया अफ्रीका, पूर्व में मान लीजिए आप एशिया अफ्रीका, एशियाटिक समाज, आप अभी यहाँ पर मानिए अफ्रीका को मानिए एशियाटिक समाज। पूर्व और पश्चिम के दर्शन को समन्वित करने का प्रयास किया है, ठीक। ये तो आप समझते हैं ना, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, ठीक है। सर्वधर्म समभाव की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात, सर्वधर्म समभाव की बात इन्होंने की, ठीक। इसके अलावा भारतीय दर्शन में भारतीय ग्रंथों साहित्यों को सबसे महत्वपूर्ण माना। क्या? भारतीय दर्शन में भारतीय ग्रंथों और साहित्यों को सबसे महत्वपूर्ण माना। क्या? भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शन में ग्रंथों और साहित्यों को सबसे महत्वपूर्ण माना। ओके। नए भारत के निर्माण की उन्होंने बात की। नए भारत के निर्माण की बात की। नीति शास्त्र में हम विवेकानंद जी को इतना ही रखते हैं, बाकी का पार्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। जितना हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है उतना हमने यहाँ आपको नीति शास्त्र में विवेकानंद जी को बता दिया। अब हम दूसरे थिंकर पर शिफ्ट होने से पहले एक बार ये जानना चाहते हैं कि किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं। मैं बोर्ड पर क्लियर कर लेता हूँ, तब तक आप लोग अपने कमेंट में डाउट लिख दीजिए, ठीक। जो अगला हम रखेंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध किसी को कोई डाउट? हाँ, इतना काफी है। आप लोग नोट्स बना रहे हो, देख रहे हो कि एक विचारक में लगभग आधा पेज से ज्यादा आपको लिखवा दिया जा रहा है, इतना काफी है। और ये भी तो देखिए, आप ये विचारक लिख रहे हैं, इनका अप्लाई पार्ट आएगा कहाँ पर? आप इनको किस किस तरीके से यूज करेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन तो आप मान लीजिए पूछ दिया जाएगा, मान लीजिए गौतम बुद्ध पर पूछा था तो पूछा जाए गौतम बुद्ध के मूल्य की संकल्पना क्या है, या मूल्य के विकास में गौतम बुद्ध के योगदान को बताइए, किस प्रकार गौतम बुद्ध या परिवार की भूमिका है। इन्हीं सब में आप एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज करेंगे, उदाहरण इन्हीं सबसे आपको लेने हैं। जब मैं आपको आंसर राइटिंग का अलग से फ्रेमिंग बताऊंगा आंसर राइटिंग के लिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रहा आइडियो। हेलो हेलो, और किसी को आइडियो की कोई प्रॉब्लम? ओके है। अरे ओके, बाकी लोग लिख रहे हैं क्या? आप लोग जिसका भी ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा वो एक काम करे, गूगल मीट से एक बार हट जाए, उसके बाद दोबारा से ज्वाइन करे, ठीक है। रिज्वाइन कर ले वो, उसके में आवाज की समस्या क्लियर हो जाए, ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं है तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध, इन्हें हम कहाँ कहाँ और पढ़ेंगे? अभी हम नीति शास्त्र में ही बौद्ध एवं जैन परंपरा
जब हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे भी नीति शास्त्र में, तभी हम बौद्ध और जैन परंपरा वहां पर देखेंगे। नीति शास्त्र के अनुसार दर्शन शास्त्र में बौद्ध और जैन परंपरा का क्या महत्व है, उनको हमें देखना है। अभी आगे नीति शास्त्र में जो भारतीय परंपरा आएगी, और उसमें हम सुकरात, प्लेटो, इन सबको कवर करेंगे, और जब भारतीय दर्शन में इनको कवर करेंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर कितना देख रहे हैं, एक व्यक्तित्व के तौर पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इतना ही कंटेंट रखेंगे जितना एक व्यक्तित्व के तौर पर महत्वपूर्ण है, वहां पर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही इनको। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध से आप क्या सीख सकते हैं? हम इनसे सीख सकते हैं ज्ञान के प्रति लगाव। प्रति लगाव, ज्ञान के प्रति लगाव हम इनसे सीख सकते हैं। समानता पर जोर, ठीक, समानता पर ये जोर देते हैं। उसके अलावा विभेदों का विरोध, का विरोध, ये भी हम इनसे सीख सकते हैं। ये जिस कालखंड के हैं उस कालखंड में कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सबका इन्होंने पुरजोर विरोध किया है। ठीक, बुद्ध ने इन सबका बहुत पुरजोर विरोध किया है। संतुलित जीवन की बात करते हैं ये, संतुलित जीवन, संतुलित जीवन की बात करते हैं। नैतिकता को अधिक महत्व दिया, नैतिकता को अधिक महत्व दिया, अधिक महत्व दिया। और इन्होंने क्या किया? मध्यम मार्गी जीवन, इन्होंने मध्यम मार्गी जीवन की बात कही है। ये बातें कही। हस्तक्षेप, अपरिग्रह, अहिंसा को महत्व दिया है। क्या? हस्तक्षेप, आस्ते, अपरिग्रह, इन पर बल दिया है। ठीक, इन पर बल दिया। धारणी विकास पर बल दिया। धारणी विकास या संधारणी विकास, या हम देखते हैं ज्यादातर हम जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर हम धारणी विकास की बात करते हैं। कई लोग हिंदी शब्द नहीं याद रखते, वो सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर उसको याद रखते हैं, या सतत विकास याद रखते हैं। सतत विकास, या कहें धारणी विकास, या कहें संधारणी विकास। ये तीनों शब्द का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध धारणी विकास पर बल देते हैं। धारणीय विकास पर बल, पर बल। और क्या चीज इनसे आप सीख सकते हैं? विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण और सही अस्तित्व। विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण, और हम सीख सकते हैं इसे सह अस्तित्व। ये एलिमेंट हम गौतम बुद्ध जी से सीख सकते हैं। बाकी का जो रहा वो हम आपको आगे जब इंडियन प्रोस्पेक्टिव में आएंगे, भारतीय दर्शन की बात करेंगे, तब आपको और डिटेल में बता देंगे। यहाँ इतना इनफ है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम कौटिल्य को देखेंगे। वैसे कौटिल्य अभी हमें आगे भी पढ़ना है, जब हम भ्रष्टाचार को पढ़ेंगे
जो लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा उसमें हम भ्रष्टाचार देखते हैं और चीजें भी देखेंगे, उत्तरदायित्व देखेंगे, अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, वहां पर भी हम कौटिल्य को रिपीट करेंगे, परंतु अभी हम यहाँ पर कौटिल्य को देखते हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कौटिल्य, तो कौटिल्य की भूमिका किस तरीके से समझ सकते हैं? प्रशासकीय नीति का निर्माण इन्होंने किया है कि जो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसमें लोक प्रशासन पर काफी बल दिया गया है, पर काफी बल। वहीं राजनीति पर भी बल दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है उसकी मैं विशेषता बता रहा हूं, ठीक। बाकी ये क्या प्रशासकीय नीति का इन्होंने निर्माण किया, तो इनके योगदान को लिखना शुरू करते हैं। प्रशासकीय नीति का निर्माण किया। प्रशासकीय नीति का निर्माण किया। उसके बाद में इन्होंने किया, मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र में राजनीति पर बल दिया है, लोक प्रशासन पर बल दिया है। वहीं शासकों को सबसे अधिक प्राथमिकता राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को देना चाहिए। क्या? शासकों को सबसे अधिक प्राथमिकता राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर देना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर देना चाहिए। ये उन्होंने शासकों के बारे में बोला। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अर्थशास्त्र में ही साम दाम दंड भेद को आधार बताया। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड और भेद को आधार बनाया। साम दाम दंड भेद को यहाँ पर प्रशासन लिख लीजिए। साम दाम दंड भेद को प्रशासन का, प्रशासन गलत लिख रहा हूं, प्रशासन नहीं, ऐसे लिखिए, साम दाम दंड भेद को आधार बनाया, इतना ही लिख लीजिए। इनके विचार में, क्योंकि ये यथार्थवादी हैं, जैसे गांधी जी में क्या है, साधन की शुद्धता पर बल दिया है, साधन महत्वपूर्ण है। पर इनके में क्या, साधन प्राथमिक है, नहीं, साध्य प्राथमिक है, साधन नहीं। वहीं गांधी जी इसका उलट, साधन प्राथमिक है, साध्य नहीं। यथार्थवादी जितने भी आपको मिलेंगे, चाहे आप मैकियावेली देखिए, इनमें क्या है, साधन महत्वपूर्ण, ना कि नहीं, इनमें गलत बोल रहा हूं, इनके लिए साध्य महत्वपूर्ण है। वही जितने आदर्शवादी आपको मिलेंगे, आदर्शवादी, ये साधन की पवित्रता की बात करते हैं, साधन की पवित्रता। साधन की पवित्रता।
और इन्होंने राज्य के लिए सप्ताह सिद्धांत और विदेश नीति के लिए मंडल सिद्धांत दिया है। राज्य के लिए कौन सा सिद्धांत? राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत, वही विदेश नीति के लिए कौन सा? मंडल सिद्धांत। और उन्होंने किस पर बात की? और इन्होंने षड नीति की चर्चा की। ठीक है, आप इन हैवी वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि क्या है ये सब चीजें। वैसे भी हमारे नीति शास्त्र में इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, तो मैंने आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको नैतिकता और नीति शास्त्र से रिलेटेड कंटेंट में ही ज्यादा फोकस किया जाएगा। षड नीति पर बल दिया, विस्तृत कर सिद्धांत दिए। विस्तृत कर क्या होते हैं, पहले इसको बोर्ड को क्लियर करते फिर बताते हैं विस्तृत कर सिद्धांत। विस्तृत कर सिद्धांत डिटेल टैक्स प्रिंसिपल। विस्तृत कर सिद्धांत पर बल दिया है। और इन्होंने क्या किया? दंड और न्याय का सिद्धांत दिया। दंड और न्याय सिद्धांत पर बल दिया। दंड और न्याय सिद्धांत पर बल दिया। मंत्रिपरिषद एवं प्रशासनिक पदानुक्रम की स्थापना की। क्या? मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदानुक्रम। पदानुक्रम जानते क्या होता है? हायरार्की। अभी बताता हूँ क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। मंत्रिपरिषद एवं प्रशासनिक पदानुक्रम पर बल दिया। बल दिया गलत बोल दिया, स्थापना की स्थापना की। कैसे? ये देखिए, एक ये आपके सामने त्रिकोण है, इसी में निम्न से उच्च की ओर आप आएंगे। पदानुक्रम है, श्रेणियां बनी हुई हैं। यहाँ पर सबसे निम्न अधिकारी और इस स्थान पर सबसे उच्च अधिकारी। सबसे उच्च अधिकारी या उच्च पद होता है, यहाँ पर निम्न पद होते हैं। निम्न पदों की संख्या ज्यादा होती, उच्च पदों की संख्या कम होती है। ये होता है पदानुक्रम का डायग्राम। इसी में हम देख सकते हैं, हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो देखिए, निश्चित सबसे छोटा पदानुक्रम में कौन होता है? अधिकारियों की बात कर रहा हूं। पुलिस विभाग की बात कर लेते तो सबसे छोटा होता है दरोगा। आप उसकी बात, आरक्षी की बात मत कीजिएगा कि हवलदार और ये जो हमारे होमगार्ड होते हैं इनकी बात नहीं है। होमगार्ड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिकारी की। और ये है पुलिस कर्मी। और ये अधिकारी और कार्मिक में अंतर क्या होता है इस समझिए। अधिकारी वे होता है जिनके पास विशेष अधिकार होता है, और ये क्या होते हैं? ये आदेश देते हैं, जबकि ये आदेश लेते हैं। ये आदेश देते भी हैं और लेते भी हैं, पर इनका क्या कार्य? इनका कार्य केवल है आदेश लेना। ये आदेश देने में सक्षम नहीं है। समझ रहे हैं ना?
तो इसी तरीके से पुलिस विभाग में सबसे नीचे आते हैं दरोगा और सबसे ऊपर आते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसी तरीके से देखिए हमारा राजस्व विभाग, इसमें सबसे नीचे पटवारी, तो कहीं इसको लेखपाल कह देते हैं, तो कहीं इसको कहते हैं लेखपाल के अलावा और भी एक दो नाम आते हैं श्रेणियों में, और सबसे ऊंचा होता है इनमें मुख्य सचिव। समझ रहे ना। और जब हम क्लास ऐसे करें, क्लास में इस तरीके से क्लासिफिकेशन करें, ग्रुप, यहां पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इस तरीके से भी विभागों का क्लासिफिकेशन होता है, पदानुक्रम होते हैं अलग अलग पदों के लिए। ग्रुप ए क्लास का अधिकारी, ग्रुप बी क्लास का अधिकारी, इस तरीके से ये श्रेणियां बनी होती हैं। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे थे चाणक्य की और हम लोग आ गए यहाँ पर श्रेणियों में। इसको किसी और दिन आपको अच्छे से समझाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। पेन ही नहीं काम करने लगा तो मेरे बारे में जानने से पहले। मैं MA इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने MA किया है। और हमारी यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, इसमें PSIR के साथ सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर PSIR में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड यानी कि मैं PSIR और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान है और मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी योग्यता बताई। बाकी अपनी सिविल सर्विस की जर्नी में कभी आगे आपको शेयर करूंगा, अभी उसका समय नहीं है। अभी हमारा समय है कि हम परीक्षा पर ध्यान करें, केंद्रित करें। ठीक, तो हमने यहाँ पर मंत्री परिषद एवं प्रशासनिक पदानुक्रम की स्थापना इन्होंने की, और उन्होंने क्या, बृहद गुप्तचर प्रणाली का विस्तार किया। क्या किया? बृहद गुप्तचर प्रणाली का विस्तार किया। तो इतना रहा हमारा चाणक्य यानी कौटिल्य के बारे में। बाकी हम अभी आगे एथिक्स में पढ़ते रहेंगे तो आपको और डिटेल में विस्तार में मिलता जाएगा। बाकी हमें एंशिएंट इंडिया में भी चाणक्य को पढ़ना है, देखना है। ठीक है, इतना काफी है चाणक्य के लिए। अब हम इसके बाद TN सेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है तो इनको भी देख लेते हैं। TN सेशन दो मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। मार्कर में इंक रिफिल कर लें, उसके बाद तुरंत क्लास चालू करते हैं। सेशन ओके ओके, आवाज सब क्लियर है ना? आवाज और वीडियो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो TN सेशन जी जो व्यक्तित्व है, ये भारतीय प्रशासक, बेसिकली ये चुनाव आयोग के, जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन होता है, उनके प्रमुख रह चुके हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ये रहे। इनके कार्यकाल में इन्होंने चुनाव में बहुत, ये समझ लीजिए भारतीय चुनाव आयोग में यदि किसी एक व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो टी.एन. शेषन का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म पे बहुत काम किया। इलेक्शन रिफॉर्म और कड़े फैसले लिए। इन्होंने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम नहीं किया, ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे और इन्होंने बिना किसी पक्षपात के काफी, ये समझ लीजिए कि छवि देखा जाए तो इनसे काफी बड़े बड़े नेता डरते थे इसी बात को लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी प्रवृत्ति के इनको मान लीजिए कि मतलब कानून के साथ इनकी कोई भी ऐसा नहीं कि कानून कोई भी तोड़ेगा और व्यक्ति बच जाएगा। अगर इनके सामने किसी भी तरीके की चुनावी चूक हो जाएगी तो चुनाव आए, इन्होंने तो कई राज्यों में तो ऐसा वो दोबारा इन्होंने इलेक्शन करा लिए। तो इतनी ड्रामेटिक पर्सनालिटी है ये। तो चलिए इनको देखते हैं, इनके क्या क्या योगदान रहा वो देखते हैं जी। निर्वाचन सुधार, मैंने आपको बताया निर्वाचन सुधार। निर्वाचन सुधार से इन्हें भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया, मजबूत बनाया, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया। ये हो गया पॉइंट, ठीक। उसके बाद इन्होंने और क्या काम किए, इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म में बताया ना कि व्यापक सुधार किए हैं इन्होंने। निर्वाचन में होने वाली धांधलियों को समाप्त किया, मतदाता पहचान पत्र की पहल की। क्या क्या? निर्वाचन में होने वाली धांधलियों को सुधारा और मतदाता पहचान प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र व्यवस्था पर काफी बल दिया इन्होंने, इनको लागू करवाया। बल दिया भी कह सकते हैं, पहल भी कह सकते हैं, इन्होंने पहल की। और वोटर आईडी जो आज हम देखते हैं, जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो वोटर आईडी डॉक्यूमेंट के बिना, वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं, वोटर आईडी नहीं, तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये काम इन्होंने किया, मतदाता पहचान प्रमाण बल दिया। आचार संहिता की इन्होंने शुरुआत की। पहले क्या होता था, इलेक्शन के टाइम पे चुनाव का ऐसा कोई सीन नहीं रहता, परंतु इन्होंने चुनावी आचार संहिता पर कार्य, इन्होंने इस पर बहुत, ये मान लीजिए बहुत स्ट्रिक्टली लागू करवाया, सख्ती से लागू करवाया इस चीज को कि चुनावी आचार संहिता का पालन महत्वपूर्ण है किसी सब के लिए, जो भी चुनाव आए, चुनाव में काम करने वाले, भाग लेने वाले कार्यकर्ता हैं, ठीक। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की शक्तियों का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्वाचन आयोग की शक्तियों, निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार किया। इन्होंने निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार किया, समझ लिया आपने। उसके बाद और इन्होंने की निर्वाचन के समय सेना का प्रयोग। पहले क्या होता था, सिविलियन पुलिस का प्रयोग किया जाता था। इनमें क्या होता था, ये पॉलिटिकल नेक्सस का शिकार हो जाते थे, पुलिस वाले पॉलिटिकल नेक्सस का शिकार हो जाते थे, वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते थे, पॉलिटिकल प्रेशर। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया,
सैन्य संगठनों का चुनाव में निर्वाचन में सेना का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। क्या किया इन्होंने? निर्वाचन में सेना का प्रयोग। इससे क्या हुआ? निर्वाचन में सेना का प्रयोग किया। निर्वाचन में सेना का प्रयोग करने से जो मैंने आपको यहाँ पर दो समस्याएं बताई आपको, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर में, पुलिस एक लोकल संस्था है ना, तो ये नेताओं से भी इंटरेक्ट करती है, वहाँ के लोकल सिविलियन से भी इंटरेक्ट करती है, यानी कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में ज्यादा आ सकती है और पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस भी बन सकता है। इस नेक्सस को तोड़ना के लिए और चुनाव फ्री एंड फेयर हो सके उसके लिए निर्वाचन में सेना का प्रयोग ये बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाता है भारतीय चुनाव प्रणाली में। ठीक, इन्हीं आप देखिए ना, इनके जितने भी डिसीजन है, इन्हीं कारण ये बहुत कठोर एवं ईमानदार प्रशासक माने जाते हैं। कठोर एवं ईमानदार प्रशासक माने जाते हैं। प्रशासक माने जाते हैं। और आपके लिए टीएन सेशन में तो अभी इतना ही है। आपके लिए जो आपको एक न्यूज देनी थी वो भी दे देते हैं यहीं पर। टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन था तो वो आज हट गया है, तो आज से हम आपको डेली आंसर दिया करेंगे। मेरी जो स्लिप ऑफ टंग है ना, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं आंसर नहीं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो डेली आपको क्वेश्चन मिलना, डेली क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप इन क्वेश्चन को कहाँ सबमिट करेंगे, अगर आपको इनको चेक कराना तो कहाँ पर आप देंगे, तो आप हमारी ईमेल पर आंसर भेज सकते हैं। ईमेल है सिविल एस्पिरेंट्स +@gmail.com। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, स्पेलिंग से रिलेटेड है किसी तरीके से, आप डायरेक्ट मेल हमें कीजिए, आपका आंसर बाकायदे इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक, आप कीजिए। अब आपको डेली आंसर मिलेगा। आप लोग तैयार हुए और आप लोग आंसर जरूर लिखेंगे, ठीक है ना? हाँ, सभी लोग लिखेंगे, इसमें कोई भी, मुझे ये नहीं किसी से भी नहीं मिलना चाहिए कि आंसर नहीं लिख रहा कोई भी, सब लोग लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देख लिया टीएन सेशन को, अब हम देखते हैं किरण बेदी को। ये भारत की पहली महिला आईपीएस, ठीक है। ईमानदार और सत्यनिष्ठ प्रशासक के तौर पर इनकी छवि है। क्या? ईमानदार और सत्यनिष्ठ प्रशासक, इनकी जो छवि है ईमानदार और सत्यनिष्ठ प्रशासक की है। इन्होंने जेल सुधार पर बहुत कार्य किया। जेल सुधार पर इन्होंने जेल सुधार में जो कार्य किए वो क्या है? कैदियों के जीवन में बदलाव, कैदियों के जीवन में बदलाव, कैदियों के जीवन में कैसे सामान्य जीवन जी पाए, इसके लिए इन्होंने कैदियों के जीवन में बदलाव कैसे क्या काम के सामान्य जीवन जी पाए, इनको भी हम समझते हैं, जी पाए।
कैसे काम किया इन्होंने, जेल मैनुअल में योगा को शामिल कर दिया। और भी कई तरीके से इन्होंने कैदियों की मदद करने की कोशिश की, सामान्य जीवन जी पाए, इसलिए इन्होंने इनको प्रशिक्षण देना शुरू किया, प्रशिक्षण देना आरंभ किया। महिला शिक्षा और महिला सुधार पर तो इनके बल है, पहले ही देंगी, ये भी लिख लीजिए, महिला शिक्षा महिला सुधार। ये महिला सुधार क्या है? महिला सुधार का मतलब महिला की स्थिति को सुधारना, ठीक है। इन्होंने कहा बुराई नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा ऐसा इनने कहा, इनके कुछ वक्तव्य हैं। बुराई क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इसमें मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। तो क्या लिखेंगे आप? बुराई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। इन सबको देख करके आपको एक चीज तो समझ में आ गई, निर्भीक और साहसी प्रशासक है ये। तो ये किस तरीके की? निर्भीक, साहसी प्रशासक हैं ये, निर्भीक साहसी प्रशासक हैं। इनके निर्भीक साहसी प्रशासक है, इसको एक घटनाक्रम से समझा जाता है। इन्होंने पीएम की गाड़ी को अवैध पार्किंग में खड़े होने पर कार्रवाई की थी। क्या किया था इन्होंने? पीएम की गाड़ी जो अवैध पार्किंग में खड़ी होने पर कार्यवाही। ये एक घटना है जो दिखाती है कि ये कितनी निर्भीक हैं, साहसी हैं। इस चीज को प्रमाणित करती है। ये एनजीओ के माध्यम से महिला विकास पर इन्होंने बल दिया है। तो क्या किया है इन्होंने? एनजीओ के माध्यम से महिला विकास पर बल दिया। एनजीओ के माध्यम से महिला विकास पर बल दिया है। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इन्हें क्या दिया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको प्राप्त दिया गया है। ठीक है, इतना हमने जान लिया इनके बारे में, इतना काफी है किरण बेदी के बारे में। अब हम देखते हैं ई श्रीधरन। ई श्रीधरन ई श्रीधरन, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन। कोकण रेलवे का काम मेट्रो में इन्हें कहा जाता है।
इनको मेट्रो में इसलिए कहते थे, इन्होंने जो परियोजना मतलब इन्होंने जिन जिन परियोजनाओं में काम किया उसका सफलता बहुत जल्दी उस परियोजना को उन्होंने पूर्ण किया। और जो भी परियोजना इन्होंने की, इन्होंने एक मॉडल दिया कि आप जल्दी काम कर सकते हैं और आपका मॉडल जो भी होगा वो सफलता रहेगा, सफल रहेगा आपका मॉडल। इन्होंने कुछ योजनाओं पर काम किया, जैसे दिल्ली मेट्रो परियोजना, और ये शायद विश्व की सबसे सफल मेट्रो परियोजना में से एक है, दिल्ली मेट्रो परियोजना। दिल्ली मेट्रो परियोजना में इन्होंने काम किया। इनकी छवि ईमानदार प्रशासक की है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ईमानदार प्रशासक की छवि। इनकी छवि ईमानदार प्रशासक की है। इन्होंने कठिन निर्णय लेने में सक्षम है। इनकी जो पर्सनालिटी है, इनके निर्णयों से पता चलता है ये कठिन निर्णय लेने में सक्षम, निर्णय लेने में सक्षम है। और इनके बारे में क्या, ठेकेदारी में भ्रष्टाचार पर इन्होंने लगाम लगाई। ठेकेदारी में भ्रष्टाचार पर लगाम, ठेकेदारी में भ्रष्टाचार पर इन्होंने लगाम लगाई है। और क्या काम किया इन्होंने, प्रशासन में पेशेवर व्यवहार पर जोर दिया। क्या प्रशासन में पेशेवर व्यवहार पर जोर, क्या किया इन्होंने, प्रशासन में पेशेवर व्यवहार यानी कि प्रोफेशनल बिहेवियर पर जोर दिया है। निजी सरकारी भागीदारी पर जोर दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। तो क्या किया, निजी सरकारी भागीदारी, निजी सरकारी भागीदारी पर बल दिया। निजी सरकारी भागीदारी क्या है, यानी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट या वर्क जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करें, तो उसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये अप्रोच आती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सॉरी एनपीएम मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए, सॉरी आप इसको इसी तरीके से समझ लीजिए। निजी सरकारी भागीदारी किस तरीके से है, मतलब कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट कंपनियां मिलकर के किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम करें, तो उसे कहते हैं निजी सरकारी। ठीक है, इनसे क्या सीख सकते हैं, इनसे सीख सकते जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, समयबद्धता। इनसे क्या सीख सकते हैं, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व और समयबद्धता। ये चीजें इनसे सीख सकते हैं। तो इतना ही है ई श्रीधरन का, और आप इनको एग्जाम्पल के तौर पर ही यूज करेंगे, जहाँ का यूज करेंगे। वैसे डायरेक्ट तो पूछना बहुत कम ही है चांस, पर पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट। तो आपके लिए इतना कंटेंट काफी से आप आसानी से आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रशासक नहीं, एक और पर्सनालिटी कर लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। बाकी जो रह जाएगा वो हम देख ही लेंगे, भारतीय दर्शन में उसको हम देखना ही है। तो अब्दुल कलाम को और यहीं पर देख लेते हैं, बाकी हम भारतीय दर्शन में देखेंगे। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम को, ये तो आप सभी को पता ही है, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन। ठीक है, युवा शक्ति को महत्व को इन्होंने क्या किया, युवा शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। युवा शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है।
युवा शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। ठीक है, युवा शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। अरे क्या लिख रहे हो आप लोग? आपस में ही बात, क्लास चल रही है, आप लोग आपस में ही बात, क्या आप लोग फोकस कीजिए। युवाओं को कौशल युक्त बनाने पर बल दिया। युवाओं को कौशल युक्त बनाने पर बल दिया है इन्होंने। युवाओं को कौशल युक्त बनाने पर बल दिया है। और क्या किया? भ्रष्टाचार को देश की दीमक मानते थे। ये भ्रष्टाचार को देश की दीमक मानते थे। क्या? भ्रष्टाचार को देश की दीमक मानते थे। भ्रष्टाचार को देश की कीमत, बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात करते थे। क्या? बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा की बात करते थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा की ये बात करते थे। निजी जीवन से ऊपर सार्वजनिक जीवन को महत्व दिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया? निजी जीवन से अधिक सार्वजनिक जीवन को महत्व दिया है। निजी जीवन से अधिक सार्वजनिक जीवन को उन्होंने महत्व दिया। स्वाहित से ऊपर राष्ट्र हित को रखा। स्वाहित से ऊपर राष्ट्रहित। स्वाहित से ऊपर राष्ट्रहित को रखा। त्याग, अनुशासन, प्रेम, वात्सल्य, अपरिग्रह, निस्वार्थ, ये सब चीजें आप इनसे सीख सकते हैं। त्याग, अपरिग्रह, वात्सल्य, प्रेम, त्याग, अपरिग्रह, वात्सल्य, प्रेम, निस्वार्थ, ये सब गुण आप इनसे सीख सकते हैं। ये हम सीखते हैं इनसे। तो अब हमारे महान व्यक्तित्व या महान नेता जिनसे हमें कुछ सीख ले, क्या सीखते हैं, वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे चैप्टर अभिवृत्ति पर शिफ्ट होंगे। वो हम अगली क्लास से चालू करेंगे। हमारा ये पहला यूनिट जो था, हमारे यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है आप देखिएगा, उसको 9 पार्ट्स में 9 लाइन में लिखा गया है। 9 में से 1 लाइन, जो पहली लाइन है, वो कंप्लीट हो गई है। और हमारा अब कल से हम अभिवृत्ति उसको शुरू करेंगे। तो किसी का कोई डाउट हो तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, उसका मैं क्लियर कर देता हूँ। बताइए किसी मेल नहीं कर, अरे भाई आप ईमेल नहीं कर पाते। देखिए आप किस तरीके से ईमेल किया था आप अपना, अगर आप टैबलेट में भी देख रहे हैं तो भी आप एंड्रॉयड डिवाइस मान लीजिए, एंड्रॉयड डिवाइस कोई भी हो, मोबाइल हो या टैब हो, आप इसमें जीमेल एप्लीकेशन का सेक्शन तो आता ही ना, उसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आपका
आइकन यहाँ पर ये आ रहा होगा, यहाँ पर मेल्स पड़ी होंगी, इस जगह पर बना हुआ होता है। आप उसको क्लिक करेंगे, आपको वहां पर इस तरीके का पेज खुलेगा, वहां पर कंपोज मेल लिखी होगी, ऊपर आपकी मेल आ रही होगी, नीचे एक ब्लैंक बॉक्स आएगा, उसमें आप ये जो मैं मेल आईडी दूंगा उसको आप डालिएगा, बाकी उसी के साथ फोल्डर अटैच कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए किस तरीके से मेल किसी को भेजी जाती है। ये तो बहुत आसान चीजें हैं, और आप टेक फ्रेंडली आपको होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? नोट्स देगा, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम कैसे भाई? मैंने आपको बताया तो था, पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखा है। बताइए आपको किस स्टेज में प्रॉब्लम हो रही? मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बता रखा है। आपकी जो आईडी है वो देखने से लग रहा है आप पहले से क्लास में जुड़े हुए स्टार्टिंग पॉइंट से। हाँ, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, जो मैं आपको क्लास में लेक्चर में जो होता है, लेक्चर के साथ रनिंग नोट्स आपको बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में किताब पढ़नी है, और ये याद रखिएगा कि हम कंटेंट किस लिए तैयार कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारा साध्य क्या है, साध्य महत्वपूर्ण है। साध्य ये है कि हम यूपी पीसीएस में 125 वर्ड और 200 वर्ड, यही आंसर की हमें लिमिट है। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने। आपका कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे तो किसी भी सूरत में वो 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो नोट्स है ना, 200 वर्ड को आप लगभग मान लीजिए 30 वर्ड या 40 वर्ड में आप इसको कंक्लूड करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, कीवर्ड फॉर्म में, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए ना, मैं जो आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ ये लगभग अगर आप किसी किताब में देखेंगे कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें से छांट छांट के कीवर्ड में ले आता हूँ, आपको सीधे यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आप पूछ रहे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्री में क्या डिफरेंस है? वैसे तो आप अगर यूपीएससी और यूपीपीएससी का प्रीलिम्स देखेंगे ना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फिर अंतर किस चीज का? अंतर इस चीज का, यूपीपीसीएस थोड़ा फैक्चुअल है और ये कॉन्सेप्चुअल। तो क्या इसको इसके साथ में लेकर के चल सकते हैं? नहीं, साथ में मत दीजिए आप। जब भी दीजिए एक बार में एक एग्जाम दीजिए, क्योंकि जब आप दोनों को एक साल लेकर के चलते तो आपका जो माइंड है ना वो प्रोसेस करने में प्रॉब्लम करने लगता है, चीजें प्रोसेस नहीं हो पाती। एक बार में एक ही एग्जाम दीजिए, डिफरेंट टास्क आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और किसी का कोई डाउट तो नहीं? बाकी नोट्स में प्रॉब्लम आ रही ना, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको अलग से एक यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल देता हूँ, वहीं पर आप लोग देख लीजिएगा उसको कायदे से। वैसे तो मैंने आपको क्लास में बता रखा है, फिर भी आपको मैं बना के दे दूंगा। बुक लिस्ट आयुष, बुक लिस्ट, अरे यूट्यूब पर इतने वीडियो पड़े, बुक लिस्ट का क्या वीडियो काम, आपको भी पता है। बुक लिस्ट कोई भी आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बुक क्या है ना, बुक आपके पास जो उपलब्ध हो वही पढ़ लीजिए। ज्यादा इधर उधर कंटेंट अब जमा मत कीजिए कि मैं बता दूं फिर आप जाके यूट्यूब पर कोई वीडियो स्टडी देखें, उसकी बुक भी खरीद के रख लें, किताबें कलेक्ट करते रहेंगे। हाँ, ये तरीका हो सकता है। बुक उनको बताई जा सकती जो बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए बुक में एक काम करता हूँ, बुक पर भी एक वीडियो बढ़िया से बना दूंगा। करंट अफेयर मैं करा ही दूंगा आपका, उसकी प्रॉब्लम मत, ठीक है। अरे आंसर मैं आज आप मेरी स्लिप ऑफ टंग पर मत जाइएगा, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हाँ, आज से आप लिखना शुरू कीजिए।